नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना विषय है भाषा विज्ञान। ठीक है ना। भाषा विज्ञान से भी कम से कम 3 से लेकर 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए भाषा विज्ञान, और मैं जल्दी संडे तक आपको यह भी बता दूंगा जो मूल पुस्तक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी पुस्तक जो है अच्छी रहेगी उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, एक मानक पुस्तक जिसको कहते हैं। देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष्य धातु से। ठीक है, भाष्य धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाषा विज्ञान मूल रूप से देन है पाश्चात्य विद्वानों, ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। अब चूंकि पुस्तक में लिखा था तो मुझे भी यही लिखना पड़ा। ठीक है ना। उससे उससे कई सौ कई हजारों वर्ष पहले वाक्यपदियम था, और भी बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं। आप चाहे अष्टाध्यायी उठा के देख लीजिए, तो ये कहना कहीं से उचित नहीं है, परंतु अब ऐसे ही पुस्तकों को लिखा गया है तो अपने लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम भाषा के तुलनात्मक अध्ययन को फिलोलॉजी नाम दिया था पाश्चात्य विद्वानों ने। अंग्रेजी में साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा जाने लगा फिलोलॉजी को। ठीक है। ऋग्वेद के वाक सूत्र में प्रतिपादित है भाषा, देखिए आ गया ना, जिसमें लिखित भाषा का अध्ययन किया जाता है, फिलोलॉजी है। यह मत है किसका? ब्लूमफील्ड का। तो स्टेटमेंट भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। जिसमें बोलचाल की भाषा का अध्ययन किया जाता है वह लिंग्विस्टिक, यह मत है ब्लूमफील्ड का। जिस वेदांग में ध्वनि विज्ञान की विवेचना की गई है, सॉरी जिस नहीं किस किस वेदांग में ध्वनि विज्ञान की विवेचना की गई है शिक्षा में। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। फिर है व्यक्ता वाच वर्णा येषां ता इमे व्यक्त वाचः। भाषा की यह परिभाषा है महाभाष्य में। ठीक है ना, महाभाष्य, वाक्यपदियम, ये सब आपके भाषा विज्ञान के ही ग्रंथ हैं। भाषा विज्ञान को साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा है डॉक्टर पीडी गुणे ने। मतलब ये भाषा की परिभाषा सब अपने अपने हिसाब दे रहे हैं। ये है भाषा विज्ञान। भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। यह परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। भाषा तत्वों का अध्ययन भाषा विज्ञान का अध्ययन है, यह कहा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने, जिनकी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका आप लोग पढ़ते होंगे। तो ये सब ने भाषा विज्ञान की परिभाषा अपने हिसाब से दी है। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए, भाषा की उत्पत्ति का जो विषय है यह बहुत ही मतलब उलझा हुआ है। इस विषय पर विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे या तो अपूर्ण हैं या तो अनिर्णयात्मक हैं। भाषा उत्पत्ति के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य हैं, ध्यान रखिएगा। एक, वाग यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना, और दूसरा है उच्चरित ध्वनि का अर्थ के साथ संबंध स्थापित करने का प्रारंभ। प्रथम बात प्रायः हम देखते हैं कि सभी पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों में प्राप्त होती है। पशु पक्षियों में स्पष्ट उच्चारण या व्यक्त वाक का अभाव है, अतः वे क्या करते हैं? स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ हैं। मनुष्य को बोलने की क्षमता जन्म से प्राप्त है, अतः वह जन्म से ही वाग यंत्र या वागिंद्रिय का प्रयोग करता है। दूसरी बात में अगर कहा जाए तो दूसरी बात में शब्द और अर्थ के संबंध जानने की जिज्ञासा ही मुख्य विषय है। भाषा उत्पत्ति विषयक समस्त सिद्धांत अनुमान पर आश्रित हैं एवं विज्ञान अनुमान पर आश्रित न होकर तथ्यों पर निर्भर होता है। जो विज्ञान होता है, देखिए भाषा तो यहाँ पे अनुमान पर ही आधारित किए हैं, लेकिन यदि इसे विज्ञान कह रहे हैं तो यह विज्ञान तो किसी तथ्य पर आधारित होता है। यह मानव दर्शन, मानव विज्ञान या समाज विज्ञान का विषय होने के कारण भाषा विज्ञान इस दिशा में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। सामान्य लोकप्रियता का विषय होने से इसके प्रस्तावित सिद्धांतों का वर्णन मैं कर रहा हूं कि इसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। भाषा उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, ठीक है, और उनमें से मैं पहले प्रमुख सिद्धांतों को बताता हूं, ठीक है, और उसके बाद
अलग अलग सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, मुख्य रूप से 12 भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, ठीक है, रणन सिद्धांत, ध्वनि अनुकरण सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत, प्रतिभा सिद्धांत। प्रतिभा सिद्धांत इसके संस्थापक आचार्य भर्तृहरि हैं। देखिए वाक्पदीय में भी यह बात आ ही गई है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि देखिए सीधा भाषा का वर्गीकरण आ गया, तो इसलिए मैंने इसको रोक दिया। ठीक है, मुझे जो ध्यान है मैं वो आपको, मैंने कहा पहले वही बता दिया जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं, तो आपको प्लेटो का नाम बताना है। ठीक है ना। भाषा की दिव्योत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक हैं सुसमिल्श। कौन है? सुसमिल्श, ध्यान रखिएगा। अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, अनुकरणात्मक अनुकरण, डिंग डोंगवाद आदि नामों से निर्दिष्ट किया गया है रणन सिद्धांत। इतने नामों से यह जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है कि इसमें ना लिखी मिले, लेकिन मैंने उसका विस्तार आपके साथ साझा कर रहा हूं। धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स मूलर। भाषा के समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हेनरी स्वीट। रणन सिद्धांत को आगे बढ़ाया था हेस ने। रणन सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया था मैक्स मूलर ने। श्रम ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं नोरे। ठीक है ना। श्रमापहार मूलकतावाद या यो हे हो वाद भी कहते हैं श्रम सिद्धांत को, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रम सिद्धांत को। ठीक है ना। भाषा के इंगित सिद्धांत के प्रस्तावक हैं डॉक्टर राय। भाषा के संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जी रेवेज। भाषा के संगीत सिद्धांत को कहा जाता है प्रेम सिद्धांत। भाषा के प्रतिभा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भर्तृहरि। सिंग सॉन्ग थ्योरी, जिसको वो थ्योरी भी कहा जाता है, इसी को संगीत सिद्धांत कहा गया है। ठीक है। अब देखिए जो दिव्योत्पत्ति सिद्धांत है यह सबसे प्राचीन मत है। इसके अनुसार जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा दी थी। ठीक है ना। दैवी शक्ति ही इस सिद्धांत का मूल है और उसी दैवी शक्ति ने इस सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों का ज्ञान दिया, जिससे मानव अपनी क्रियाकलाप चला सका। ठीक है, मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं, बाकी मैं एक अलग से सिद्धांत का अलग ही वीडियो बना दूंगा, वो आपके लिए ज्यादा है। संकेत सिद्धांत, इसे निर्णय सिद्धांत, निर्णयवाद या तथा स्वीकारवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक 18वीं शताब्दी के फ्रेंच विद्वान रूसो हैं। ठीक है। रणन सिद्धांत, इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरणन मूलकतावाद, अनुकरणात्मक अनुकरण, डिंग डोंगवाद आदि नामों से रणन सिद्धांत को जाना जाता है। इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे तथा इसको हेस और मैक्स मूलर ने व्यवस्थित किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुकरण सिद्धांत, इस सिद्धांत के भी अन्य नाम है, जैसे अनुकरण सिद्धांत। ध्वन्यानुकरण सिद्धांत के अन्य नाम है, दूसरे अन्य बहुत सारे नाम है, जिसमें अनुकरण सिद्धांत, ध्वन्यात्मक का अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद, भो कुत्ते की ध्वनि को अंग्रेजी में वो कहते हैं, इसलिए इसे भो वाद कहा गया। ठीक है। आवेग सिद्धांत, आवेग सिद्धांत को मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक, शब्द मूलकतावाद, पूह सिद्धांत इत्यादि नामों से भी इसे जाना जाता है। श्रम सिद्धांत को यो हे हो वाद कहा जाता है। ठीक है ना। इसके प्रतिपादक क्या है, कौन है? नोरे हैं। इंगित सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक का श्रेय पॉलिनेशियन
भाषा विद्वान डॉक्टर राय को है, ठीक है, डार्विन भी इसके समर्थक हैं। प्रोफेसर रिचर्ड इसे मौखिक इंगित सिद्धांत कहते हैं। संपर्क सिद्धांत, इस मत संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो जी रेवेज हैं। संगीत सिद्धांत मैंने बताया, प्रेम सिद्धांत या सिंग सॉन्ग थ्योरी भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रतीक सिद्धांत, तो इस सिद्धांत में माना जाता है कि संयोग से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है। प्रतिभा सिद्धांत देखेंगे तो यह भारतीय विद्वान भर्तृहरि है। तो प्रतिभा सिद्धांत के संस्थापक आचार्य भर्तृहरि हैं। वाक्पदी में भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना है और उसे सर्वशक्ति संपन्न बताया है। इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति मनुष्य के प्रतिभाओं से हुई है, ध्यान रखिएगा। अब संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास में देखेंगे। आइए इसमें देखते हैं। तो भाषा के वर्गीकरण के दो प्रकार हैं। भाषा का जो वर्गीकरण किया गया है वह दो प्रकार से है। एक है आकृति मूलक, दूसरा है पारिवारिक मूलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। अब आकृति मूलक वर्गीकरण देखेंगे तो उसको दो प्रकार से किया गया है, एक अयोगात्मक, दूसरा योगात्मक। योगात्मक तीन प्रकार से किया गया है और वह कौन सा है? अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, ठीक है ना। पहले आकृति मूलक वर्गीकरण को, अब शब्दों या पदों की रचना के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण है आकृति मूलक। रचना रूप वाक्य अथवा पद पर्याय है आकृति मूलक के। आइए रूपात्मक, पदात्मक और वाक्यात्मक आदि कहा जाता है आकृति मूलक को। आकृति मूलक वर्गीकरण का प्रमुख विभाजनकर्ता माना जाता है श्लेगल को, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। श्लेगल ने आकृति मूलक भाषाओं को विभक्त किया दो भागों में। मैंने यही बताया ना, आकृति मूलक को दो भागों में विभाजित किया। पहला तो अयोगात्मक, दूसरा योगात्मक। अब फिर योगात्मक जो है वह क्या हुआ? तो योगात्मक तीन भागों में विभक्त हुआ। अश्लिष्ट प्रत्यय प्रधान, श्लिष्ट विभक्त प्रधान, प्रश्लिष्ट समास प्रधान, ठीक है, ठीक है। अयोगात्मक में प्रधानता होती अर्थ तत्व की और प्रकृति एवं प्रत्यय का निर्णय किया जाता अयोगात्मक भाषा में, ठीक है। चीनी, तिब्बत, वर्मा, थाईलैंड आदि देशों की भाषाएं अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। स्थान, निपात तथा सुर का विशिष्ट महत्व होता है अयोगात्मक भाषा में। चीनी भाषा में विशेष महत्व होता है स्थान का। सूडान भाषा में विशेष महत्व होता है सुर का। तिब्बत एवं बर्मा भाषा में विशेष महत्व होता है निपात का। जहाँ प्रकृति प्रत्यय योग से शब्दों की रचना होती है, मतलब प्रकृति प्रत्यय से मिलकर जहाँ शब्दों की रचना होती है उसे योगात्मक भाषा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब योगात्मक भाषा के तीन भेद होते हैं। योगात्मक भाषा को बांटा गया तीन भागों में, एक अश्लिष्ट योगात्मक, दूसरा है प्रश्लिष्ट योगात्मक, तीसरा है और दूसरा है प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और श्लिष्ट। ये तीन इनके भेद हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से तैयार करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अश्लिष्ट योगात्मक जो है वह प्रत्यय प्रधान होती है। अश्लिष्ट योगात्मक होती है प्रत्यय प्रधान, प्रश्लिष्ट योगात्मक होती है समास प्रधान, ये पूछा जाता है प्रश्न, और श्लिष्ट योगात्मक होती है विभक्ति प्रधान। फिर अश्लिष्ट को जो है ना, अश्लिष्ट को चार भागों में बांटा गया है। ये देखिए, अश्लिष्ट योगात्मक भाषा को विभक्त किया गया है चार भागों में। पहला पूर्व योगात्मक अश्लिष्ट, जिसमें काफिर भाषा आती है। मध्यम नहीं,
मध्य योगात्मक संथाली भाषा आती है इसमें, अंत योगात्मक तुर्की आती है इसके अंतर्गत, और पूर्वांत योगात्मक मफोर आदि जो है इसमें भाषाएं आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अश्लिष्ट आपने देखा कि 4 प्रकार हुए, एक पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। ये 4 इसके भेद हैं। पूर्व योगात्मक में काफिर भाषा आती है, मध्य योगात्मक में संथाली भाषा आती है, अंत योगात्मक में तुर्की भाषा आती है, पूर्वांत योगात्मक में मफोर भाषा आती है। ओके, आइए बांदू परिवार की काफरी जुलू भाषाएं आती हैं पूरा प्रत्यय प्रधान में। मुंडा परिवार की संथाली भाषा आती है मध्य प्रत्यय प्रधान में। और न्यूगनी द्वीप की मफोर कहते हैं, मफोर नहीं, एवं मलय भाषा आती पूर्वांत प्रत्यय प्रधान में। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्यय प्रधान है इसलिए पूर्वांत योगात्मक ना कह के पूर्वांत प्रत्यय विधान भी कह दिए हम लोग। पुरात, अल्ताई, तुर्की और द्रविड़ भाषाएं आती हैं अंत मतलब अंत योगात्मक या अंत प्रत्यय प्रधान में। प्रश्लिष्ट के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं ग्रीनलैंड, दक्षिण अफ्रीका। और प्रश्लिष्ट योगात्मक के 2 भेद होते हैं। देखिए, उसके बाद अश्लिष्ट के बाद प्रश्लिष्ट आया और श्लिष्ट। तो प्रश्लिष्ट में जैसे 2 भेद होते हैं वैसे श्लिष्ट में भी होते हैं। पहले प्रश्लिष्ट का देखते हैं। तो प्रश्लिष्ट योगात्मक के 2 भेद होते हैं, एक पूर्ण प्रश्लिष्ट, दूसरा आंशिक प्रश्लिष्ट। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की चेराकी भाषा है पूर्ण प्रश्लिष्ट, और पूर्ण प्रश्लिष्ट में चेराफी भाषा आती है। बास्क भाषा आंशिक प्रश्लिष्ट में आती है। तो पिरेनीज पर्वतमाला की बास्क भाषा है आंशिक प्रश्लिष्ट। संस्कृत, ग्रीक, अरबी और लैटिन भाषाएं आती हैं श्लिष्ट योगात्मक में, ध्यान रखिएगा। अब श्लिष्ट को पहले अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में 2 भाग किए गए, फिर अंतर्मुखी के 2 भाग किए गए, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो संयोगात्मक भाषा अरबी है, संयोगात्मक अंतर्मुखी अरबी है, और वियोगात्मक हिब्रू है। ठीक है ना। इसी पर बहिर्मुखी को भी संयोगात्मक और वियोगात्मक 2 भागों में बांटा गया। तो संयोगात्मक बहिर्मुखी संस्कृत है और वियोगात्मक बहिर्मुखी हिंदी है। ठीक है, आइए श्लिष्ट योगात्मक भाषा को बांटा गया 2 भागों में, बहिर्मुखी श्लिष्ट। संस्कृत, ग्रीक, अरबी, लैटिन भाषाएं आती हैं श्लिष्ट योगात्मक में, ध्यान रखिएगा। आइए, तो इसको 2 भागों में बांटा गया, बहिर्मुखी श्लिष्ट और अंतर्मुखी श्लिष्ट। ठीक है ना। तो बहिर्मुखी श्लिष्ट के 2 प्रकार हैं, संयोगात्मक वियोगात्मक। संयोगात्मक बहिर्मुखी श्लिष्ट भाषा है संस्कृत, और वियोगात्मक बहिर्मुखी श्लिष्ट भाषा है हिंदी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। अंतर्मुखी श्लिष्ट प्रकार 2 होते हैं, संयोगात्मक वियोगात्मक सेम। फिर संयोगात्मक अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषा है अरबी, वियोगात्मक अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषा है हिब्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रचना तत्व और अर्थ तत्व के आधार बनाकर, रचना तत्व और अर्थ तत्व को आधार बनाकर किया गया वर्गीकरण कहा जाता है पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं इसको। ये भी महत्वपूर्ण, आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार में रखा जाता है पारिवारिक वर्गीकरण के द्वारा। ठीक है ना। विश्व भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाषाओं को बाह्य, एक मिनट, अब इसमें देखेंगे तो भारोपी जो परिवार है अपना, पारिवारिक वर्गीकरण, ठीक है, उसको भारोपी परिवार भी कहा गया है। तो भारोपीय भारतीय मतलब भारतीय यूरोपीय, उसको भारोपीय से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की रूपरेखा देखेंगे तो उसमें विश्व भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भेद माने गए हैं, और इन 18 भाषाओं को 4 भूखंडों में विभाजित किया गया है। पहला यूरेशिया खंड, दूसरा अफ्रीका, तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड, और अंतिम है अमेरिका, मतलब चौथा अमेरिका खंड। ठीक है। आइए तो भाषाओं के वाह्य भाषाओं, यहां देखिए ना, सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार रखा जाता है पारिवारिक वर्गीकरण द्वारा, और भाषाओं के बाह्य तथा आंतरिक दोनों का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है पारिवारिक वर्गीकरण द्वारा। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर
तत्व है चार, मैंने बताया ना वही चार खंड, चार तत्व हैं, खंड तो बाद में है। स्थानिक समीपता, शब्दों की समीपता, व्याकरण की समीपता, ध्वनि की समीपता। पारिवारिक एकता का सर्वाधिक प्रामाणिक आधार है व्याकरण की समीपता। पारिवारिक वर्गीकरण में डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा कितने भाषा परिवार स्वीकार करते हैं? 18, ठीक है ना। पारिवारिक वर्गीकरण में 18 भाषा परिवार स्वीकार किए गए हैं, जिनको 4 खंडों में बांटा जाता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक एवं विश्व का महान भाषा परिवार है भारोपी भाषा परिवार। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वप्रथम भाषा परिवार है, सर्वप्रमुख भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाएं हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जर्मनी या जर्मन, मराठी आदि। भारोपीय परिवार की आधुनिक भाषाएं आंग्ल, रूसी, स्पेनी, हिंदी आदि। बहुत बार पूछा गया। सर्वाधिक भाषा किस परिवार में उपलब्ध है? सर्वाधिक मैं आपको बताता हूं। जब ये 4 खंडों में भारोपीय मतलब ये जब बांटा गया, पहले यूरेशिया खंड हो गया, दूसरा अफ्रीका खंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय खंड, चौथा अमेरिका खंड। अब इसमें देखेंगे तो जो सर्वाधिक आपको परिवार मिलेंगे, सर्वाधिक भाषा परिवार, ये अमेरिका में। एक अक्षरी भाषा है चीनी। यूरेशिया खंड के अंदर देखेंगे तो इसमें भारोपीय परिवार आता है, द्राविड़ परिवार आता है, बुरुशक्की परिवार है, काकेशी परिवार है, यूराल अल्ताई परिवार है, चीनी परिवार है, जापानी कोरियाई परिवार है, अत्युत्तरी परिवार है, बास्क परिवार है, हामी परिवार है। अफ्रीका खंड के अंदर 3 देखेंगे, सूडानी परिवार, बांतु परिवार, होनतेतो बुशमनी परिवार, ठीक है। कौन से खंड में कौन से परिवार आता है, यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है। अब प्रशांत महासागरीय खंड में देखेंगे तो मलय, पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। अमेरिका खंड में देखेंगे तो अमेरिकी परिवार है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहला है भारत ईरानी आर्य, दूसरा है बाल्टोस्लाविक, तीसरा है अर्मीनी, चौथा है अल्बानी, पांचवा है ग्रीक, छठा है केल्टिक, सातवां है जर्मानिक, आठवां है इटालिक, नौवां है हिटाइट और 10वां है तोखारी, ठीक है। लेकिन भारोपी परिवार का विभाजन जो है केंटुम और शतक वर्ग के आधार पर हुआ है। तो शतक वर्ग में देखेंगे तो कौन सी शाखाएं हैं? शतम वर्ग में कौन कौन आता है? तो 4 आते हैं। एक तो भारत ईरानी, दूसरा बाल्टोस्लाविक, तीसरा अर्मीनी, चौथा अल्बानी। केंटुम वर्ग में देखेंगे तो इसमें ग्रीक, केल्टिक, जार्मनिक, इटालिक और हिटाइट, अंतिम तोखारी, ये आते हैं, ठीक है। ओके, तो भारतीय परिवार की विशेषताओं में देखेंगे। रचना की दृष्टि से भारतीय भारोपी परिवार श्लिष्ट योगात्मक है, ध्यान रखिएगा। और इस परिवार की मूल भाषाएं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि संयोगात्मक थी, ठीक है ना। परंतु इनमें विकसित आधुनिक भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी आदि वियोगात्मक हो गई, ठीक है। और भारोपी भाषाओं की धातुएं प्रायः एकाक्षर होती हैं। आइए, भारोपी भाषा नहीं, मलयालम और तमिल, तेलुगु ये भारोपी भाषा नहीं है। किसी भाषा परिवार के सर्वाधिक प्रयोक्ता है, किसी नहीं, किस भारोपी परिवार के। ध्वनि विषय साम्य और वैषम्य के आधार पर भारोपीय परिवार को बांटा गया है 2, एक शतम, दूसरा केंटुम, मैंने आपको बताया, ठीक है, साम्य और वैषम्य के आधार पर। तो मैंने आपको बताया, एक तो शतम वर्ग हो गया जिसमें भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी, अल्बानी ये 4 आते हैं। और केंटुम वर्ग में तो 6 आते हैं, ग्रीक, केल्टिक, जार्मनिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। दक्षिण भारत में नर्मदा गोदावरी से कन्याकुमारी तक फैला है द्राविड़ परिवार, ठीक है। आइए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तमिल परिवार भी कहा जाता है द्राविड़ परिवार को। द्राविड़ परिवार की भाषाएं हैं अश्लिष्ट योगात्मक, अंत योगात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, झोंडी, उराव, उलू, कोंडू, माल्टो आदि भाषाएं हैं द्राविड़ परिवार की। चीन, तिब्बत, वर्मा से व्याप्त परिवार है बुरशुक्की परिवार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
तुर्की, उज्बेक, मंगोली, मंचुई आदि भाषाएं आती हैं यूराल अल्ताई में। सरकसी, चेनचेन, लेगी, जार्जी, मिंगली तथा रचानी आदि भाषाएं आती काकेशी परिवार। काकेशी परिवार है अश्लिष्ट योगात्मक, ध्यान रखिएगा। कारकों की अधिकता होती काकेशी परिवार में। जापानी कोरियाई परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। युंगगिर, कमचटका, चकुची तथा ऐनू आदि भाषाएं उत्तरी परिवार में, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अरब देश में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा सामी है। लीबिया, सोमालिया आदि देशों में व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा हामी है। अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा कौन सी है? सामी हामी परिवार। अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक है सामी हामी परिवार, ये पूछा जाता है। सूडानी भाषा परिवार में कुल भाषाएं 425, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कनूरी, नीलोरिक, बंतुइड, हंसा आदि भाषाएं आती हैं सूडानी परिवार में। जुलू काफिरी पूछी जाती है, बांटू परिवार की भाषा है। कांगो आदि भाषाएं आती है बांटू परिवार में, इंपॉर्टेंट है। बांटू परिवार में कितनी भाषा? 150। पापुई भाषा परिवार में कुल भाषाएं हैं 132। मंबारी तथा कमिलरोई भाषाएं आती है ऑस्ट्रेलियाई परिवार में। अमेरिकी परिवार को विभक्त किया गया है 3 भागों में। आइए, भारोपीय, द्राविड़, बुरशकी, यूराल, काकेशी, चीनी, जापानी और उत्तरी बास्क सामी परिवार हैं यूरेशिया खंड में। ठीक है, मैंने अब ये बता दिया था। अब बुरामेनी, मलय, पापुई, ऑस्ट्रेलियन, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार आते हैं प्रशांत महासागरीय खंड में। सूडानी, बांतू, होनतेतो, बुरामेनी परिवार आते हैं अफ्रीका खंड में। शास्त्र भाषात्मक परिवार है अमेरिकी परिवार। केंटुम और शतम वर्ग में विभक्त भाषा परिवार है भारोपीय परिवार। आवृत्ति उच्चारण का मापक यंत्र है स्पेक्ट्रोग्राफ, ये पूछा जाता है कभी कभी। भाषा के आधार है 2, मानसिक आधार, भौतिक आधार। भाषा के आश्रय है 2, वक्ता, श्रोता। भाषा के पक्ष हैं 3, वैयक्तिक पक्ष, सामाजिक पक्ष तथा सार्वभौम पक्ष। भाषा परिवर्तन की दिशाएं, ठीक है, भाषा परिवर्तन की दिशाएं 5 हैं। पहला है ध्वनि परिवर्तन, दूसरा है शब्द परिवर्तन, तीसरा है पद परिवर्तन, चौथा है वाक्य परिवर्तन, पांचवा है अर्थ परिवर्तन। ठीक है, आइए। फोनोलॉजी और फोनेटिक्स की उत्पत्ति हुई ग्रीक शब्द फोन से, ये ध्यान रखिएगा। लॉजी तथा टिक्स शब्द बोधक है विज्ञान अर्थ के। ध्वनि विज्ञान की शाखाएं 3, उच्चारण या उत्पत्ति, संचरण या गमन, और तीसरा श्रवण। वाग यंत्र का वर्गीकरण किया गया 2 भागों में, एक करण, दूसरा स्थान। ये पूछा जाता है। वैदिक ध्वनियां हैं 52, संस्कृत ध्वनियां हैं 48, हिंदी ध्वनियां हैं 54, संयुक्त स्वर 2 हैं, आरोही और अवरोही। ठीक है, आइए। स्वर और व्यंजन का विभाजन किया 2 प्रकार से, श्रवणीयता के आधार पर पहला, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। ध्वनियों को बांटा गया है 3 भागों में, स्वर, व्यंजन और अंतस्थ। स्थान के आधार पर व्यंजन को बांटा जाता है 5 भागों में, ओष्ठ, जिह्वाग्रीय, जिह्वापश्यीय, और 5वां है स्वतंत्रीय या कंठदेशीय। ओष्ठ के भेद है 3, बहिर्मुखी ओष्ठ, द्वयोष्ठ, और तीसरा दंतोष्ठ है। जिह्वाग्रीय के भेद है 3, दंत, वर्ष्य, मूर्धन्य। जिह्वाग्रीय के भेद है 3, तत्वाग्रीय, तालुमध्य, तालपशीय। पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आइए, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है व्यंजनों को 5 भागों में, स्पर्श, संघर्षीय, उष्म और नासिक तीसरा है, चौथा पार्श्विक, 5वां है लुहित या कंपित। नासिक के भेद हैं 2, पूर्ण नासिक, अपूर्ण नासिक। संयुक्त व्यंजन हो सकते हैं 2, सम और विषम ध्वनि। ठीक है ना। एक कालिक प्रयत्न होते हैं 6। अक्षरों को बांटा जाता है 2 भागों, मुक्त अक्षर और बद्ध अक्षर। संस्कृत में मात्रा के भेद हैं 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 1 मात्रिक होता है ह्रस्व, ये पूछा जाता है, और 2 मात्रिक होता है दीर्घ, और 3 मात्रिक होता है प्लुत, और व्यंजन अर्धमात्रिक होता है, ध्यान रखिएगा। आइए, ह्रस्व कौन कौन सा है? तो 5 है। आ यू रील री। आ ई उ रील री को कहा जाता है ह्रस्व वर्ण है। दीर्घ स्वर है, मतलब ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर है 6, आ ई उ री ए ओ। प्लुत स्वर है 2, आई और औ। बलाघात के प्रकार होते हैं 2, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। सुर के भेद हैं 2, स्वर के भेद हैं 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अर्धमात्रा मात्रिक होता है व्यंजन, ड़ न में ये है अनुनासिक वर्ण। मुख इनका 2 स्थानों से उच्चारण स्थान
होते हैं नासिका से, एक अलग अलग अपनी अपनी जगह से। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या है 11, ये बता रहे हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से। वैसे 9 मिलते हैं, व्याकरण में जाएंगे तो। मूल स्वर तो 5 ही हैं। अब ये भाषा विज्ञान की दृष्टि बताएं। संस्कृत में संस्कृत संयुक्त स्वर हैं 2, वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। कवर का उच्चारण स्थान है कंठ, आकुआ विसर्जनम कंठ, ईचु यशनम तालु रीटू रषणम मूर्धा, उच्चारण स्थान वाला आप जो है टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है ना। अकार हकार और विसर्गों का उच्चारण स्थान है कंठ, इकार चवर्ग यकार और शकार वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, रिकार टवर्ग रकार और शकार वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा, मूर्धन ऋकार तवर्ग लकार और सकार का उच्चारण स्थान है तंत, उकार पवर्ग तथा उपध्य मानीय का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले को कहा जाता है उपध्य मानीय, जैसे का फलित। यह गणना नाम नासिका चा, मतलब अब ये पंचम अनुस्वार जो 5 अनुनासिक वर्ण है, अनुस्वार वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। प्रयत्न यत्न के प्रकार हैं 2, अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के भेद हैं, यह प्रकार है 5, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बताया जाए। स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत संवृत। स्पर्श वर्णों का होता है स्पृष्ट प्रयत्न, का से मा तक को कहा जाता है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। अंतस्थ वर्ण होता है ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, या वाला है अंतस्थ वर्ण। ऊष्म वर्ण ईषद विवृत प्रयत्न है, श श स ह है ऊष्म वर्ण, शल ऊष्म आड़। स्वर होते हैं विवृत प्रयत्न। अच है स्वर। हरस्व अवर्ण, हरस्व अवर्ण मतलब आवर्ण, उच्चारण काल में होता है संवृत्त और प्रक्रिया में विवृत बन जाता है। बाह्य प्रयत्न के भेद हैं 11। खर वर्ण होते हैं विवार श्वास अघोष, हर्ष वर्ण होते हैं संवार नाद और घोष। वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और यण होते हैं अल्प प्राण। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और शल होते हैं महाप्राण। ये बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जाता है। संस्कृत भाषा में अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या है 4, या वराला। उ ओ औ ये स्वर हैं वर्तुल। आकार आकार स्वर है अर्धवर्तुल। अर्धविवृत स्वर है अर्धविवृत स्वर है ऐ औ। खकार का बाह्य प्रयत्न है विकार। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। शकार ध्वनि संवर्ग है अघोष संघर्षी। सकार वर्ण है ऊष्म। अर्ध स्वर है अंतस्थ। घोष अघोष ध्वनि का मापक यंत्र है काइमोग्राफ, ध्यान रखिएगा। श्वास ग्रहण के समय स्वर तंत्रों की स्थिति होती है पूर्ण विवृत। उच्चारण किसके उच्चारण में वायु निर्बाध गति से निकलती है, स्वर के। अघोष का अन्य नाम है विवार, घोष का अन्य नाम है संवार। ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की प्रबलता का अल्प होना कहलाता अल्पप्राण। ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की प्रबलता का अधिक होना कहलाता महाप्राण। ध्वनि नियमों का सबसे प्रसिद्ध नियम है ग्रिम नियम, ध्यान रखिएगा। अब ग्रिम नियम पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए, जर्मन भाषा व्याकरण नामक ग्रंथ का लेखक है ग्रिम। जर्मन भाषा व्याकरण, यह जो ग्रंथ का नाम है इसको ग्रिम ने लिखा है। 1785 से 1863 इसका जन्म का समय है। ग्रिम नियम का संबंध कितनी स्पर्श ध्वनियों से है, 9। ग्रिम नियम में वर्ण परिवर्तन हुआ है 2 बार। पहला प्रथम वर्ण परिवर्तन, दूसरा द्वितीय वर्ण परिवर्तन। संस्कृत ग्रीक लैटिन से प्राचीन जर्मन में होने वाले परिवर्तन का संबंध प्रथम वर्ण परिवर्तन से। द्वितीय वर्ण परिवर्तन हुआ था निम्न जर्मन से उच्च जर्मन। ये पूछा जाता है, निम्न जर्मन से उच्च जर्मन में होने वाला परिवर्तन कौन सा परिवर्तन द्वितीय वर्ण परिवर्तन है ग्रिम के अनुसार। प्रथम वर्ण परिवर्तन में घोष महाप्राण का जर्मन भाषा में परिवर्तन हो जाता है घोष अल्प प्राण में। प्रथम वर्ण परिवर्तन में अघोष अल्प प्राण का जर्मन भाषा में परिवर्तन हो जाता है अघोष महाप्राण में। प्रथम वर्ण परिवर्तन में घोष अल्प प्राण का जर्मन भाषा में परिवर्तन हो जाता है अघोष अल्प प्राण में, ठीक है। आइए, मूल भारोपीय भाषा की 9 ध्वनियां हैं, कौन कौन सी, घ ध भ ग द ब और कतपा, ठीक है। द्वितीय वर्ण परिवर्तन में निम्न जर्मन के घोष अल्पप्राण का उच्च जर्मन में परिवर्तन होता है अघोष अल्पप्राण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना अच्छे से और समझ लेना। द्वितीय वर्ण परिवर्तन में निम्न जर्मन के अघोष अल्पप्राण का उच्च जर्मन में परिवर्तन होता है अघोष महाप्राण में।
घोष अल्प्राण के कौन कौन से वर्ण हैं? तो गदबा ये घोष अल्प्राण है, कतपा यह अघोष अल्प्राण है, खथफा यह अघोष महाप्राण है। निम्न जर्मन में का उच्च जर्मन में हो जाता है खा। निम्न जर्मन में का उच्च जर्मन में हो जाता है खा। जैसे बुक का बुक। महाप्राण द्वययुक्ता द्वयक्षरा मूलघातवा। महाप्राण द्वययुक्ता द्वयक्षरा मूलघातवा महाप्राणादिनाशः ग्रासमान विधौ। सुनते अगले आपके जो है ध्वनि जो नियम दिए हैं वो कौन है? ग्रासमान। यह ग्रासमान है, ठीक है ना। ये ग्रासमान क्या कहते हैं? कहते हैं दो सन्निकृष्ट महाप्राण ध्वनियां एक साथ नहीं रहती, उसमें प्रथम अल्प्राण हो जाती है। यह है ग्रासमान नियम। जैसे दधाम क्या दधाम हो गया। पूर्वम उदात्त योगे तो ग्रीमाख्यो नियमो लगेत अन्यथा द्विपदावृत्ति ही वर्णरे नियमे सत। अगले विद्वान है ध्वनि नियम के वर्णर। ये कहते हैं कि मूल भारूपी भाषा के का तपा के पूर्व उदात्त स्वर हो तो परिवर्तन ग्रीम नियम के अनुसार होगा। यह वर्णर नियम है। यदि उदात्त स्वर का तपा के बाद होगा तो ये उदात्त जो स्वर है कतपा के बाद होगा तो यह परिवर्तन ग्रासमान नियम के अनुसार होगा। यह कौन कह रहा है? तो वर्णर कह रहे हैं। संस्कृत भाषा में युवशस का गाथिक भाषा में हो जाता है युंग्स, यहाँ शा को गा हो गया। संस्कृत भाषा के शतम का गाथिक भाषा में हो जाता है हुंड। 100 सुनते हो ना, वही 100। संस्कृत भाषा के सप्तन का गाथिक भाषा में हो जाता है सिवुन, ठीक है। आइए, ग्रीम नियम का संबंध किस भाषा से है? जर्मन। ग्रीम नियम का द्वितीय वर्ण परिवर्तन हुआ था या हुआ 7वीं शती में। ग्रासमान के अनुसार मूल भारूपी का धधाम ग्रीक भाषा में होता तिथेम, ये पूछा जाता है। ग्रासमान के अनुसार मूल भारूपी का भभार संस्कृत तथा ग्रीक में क्रमशः हो जाता है बभार और पेफुआ, ये भी पूछा जाता है। किसका संकेत मूलतः पाणी अष्टाध्यायी में उपलब्ध होता है? मूर्धन्य नियम का। रा और ला के बाद तवर्ग आने पर उसका टवर्ग हो जाते हैं, यह है मूर्धन्य नियम। मूर्धन्य नियमों के विकास का क्रम ढूंढने का प्रयास किया था प्रोफेसर फोर्तनातोव। तालब नियम को प्रमुखता किससे संबंध देखा जाए? कालिज से। ध्वनि परिवर्तन के कारणों को व्यक्त किए गए 2 भागों में, आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण। ध्वनि परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके विषय परीक्षा के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ध्वनि परिवर्तन का आभ्यंतर कारण है प्रयत्न लघुकरण की प्रवृत्ति। ध्वनि परिवर्तन का आभ्यंतर कारण है, मतलब इसके कई भेद हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तुम एक एक यहाँ पर नाम दे दिया हूँ, ठीक है। तो ध्वनि परिवर्तन के कारण में अगर आभ्यंतर कारण में देखेंगे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। आभ्यंतर कारण में देखेंगे तो आपको 10 भेद मिलेंगे और बाह्य कारण के 5। तो आभ्यंतर कारण में कौन कौन से हैं? प्रयत्न लागू या मुक्सुक, दूसरा है लघुकरण की प्रवृत्ति, तीसरा है अनुकरण की अपूर्णता, चौथा है शिक्षा, 5वां है शीघ्र भाषण, 6ठा है भावावेश, 7वां काव्यात्मकता, कभी कभी उच्चारण में मुंह फंस जाता है, काव्यात्मकता। 8वां है बलाघात, 9वां है कृत्रिमता और 10वां है भ्रामक व्युत्पत्ति। बाह्य कारण में देखेंगे उसके 5 भेद हैं। भौगोलिक कारण, दूसरा सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां, चौथा है काव्य प्रभाव, तीसरा है काव्य प्रभाव, चौथा है लिपि दोष और 5वां है सादृश्य, ठीक है। ये आपका है। तो ध्वनि परिवर्तन का आभ्यंतर कारण है अनुकरण की अपूर्णता, अशिक्षा, शीघ्र भाषण। ध्वनि परिवर्तन का आभ्यंतर कारण है भावावेश, काव्यात्मकता, भ्रामक व्युत्पत्ति। सत्य का सच कहा जाना प्रयत्न लाघव है। देवस्त का देव, उपाध्याय का ओझा और ओझा का झा हो जाना लघुकरण की प्रवृत्ति है। ये उदाहरण देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा है। ओम नमः सिद्धम का ओम नामासी धम होना अनुकरण की अपूर्णता है। गार्ड का गार्ड कहा जाना अशिक्षा है। उन्होंने का उन्हें कहा जाना शीघ्र भाषण है। राम का रमुआ कहा जाना भावावेश है। वीर का वीरा कहा जाना काव्यात्मकता है, ठीक है। आइए, आभ्यंतर का भीतर, एकादश का 11 कहा जाता है बलाघात। मैक्स मूलर को मोक्ष मूलर कहा जाना भ्रामक व्युत्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण 5 हैं, मैंने आपको बताया ना। भौगोलिक कारण, दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति, तीसरा है काव्य प्रभाव, चौथा है लिपि दोष, 5वां है सादृश्य, ठीक है ना। अब सिंधु का हिंदू और सप्ताह का हफ्ता हो जाना भौगोलिक कारण है। सा का हा हो जाता है फारसी में। पंडित को पंडा, यजमान को जजमान कहा जाता है सामाजिक कारण एवं राजनीतिक कारण। वर्तते का बाटे हो जाना काल प्रभाव है। अंग्रेजी में राम का रामा, आर्य को आर्या हो जाना लिपि दोष है। ध्वनि परिवर्तन है 2, अकारण और सकारण। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं 14,
ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं 14 हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, आगम के भेद होते 3, लोप के भेद होते 3, अनुनासिकीकरण के भेद हैं 2, सकारण और अकारण। विशिष्ट ध्वनि परिवर्तन है 3, अपनिहित, अभिश्रुत और अपश्रुति। अपश्रुति के भेद हैं 2, गुणीय, मात्रिक। वाक्य के प्रकार हैं 5, आकृति मूलक भेद, रचना मूलक भेद, अर्थमूलक भेद, क्रिया मूलक भेद, शैली मूलक भेद। आकृति मूलक भेद के प्रकार हैं 4, रचना मूलक के भेद हैं 3, ठीक है, अर्थ मूलक के भेद है 8, क्रिया मूलक भेद के प्रकार है 2। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको जल्दी से बता दे रहा हूं। आगे आइए, बढ़िया। अर्थ के लक्षण 18 है, अर्थ ज्ञान के साधन 2 है, आत्म प्रत्यक्ष और पर प्रत्यक्ष संकेतक ग्रह के साधन है 8, शब्द के प्रकार हैं 2, एकार्थक, नानार्थक। एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन बताए गए हैं 10, नानार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन बताए गए हैं 14। अर्थ परिवर्तन के प्रकार हैं 3, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं 5। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। ध्वनि नियम हमने आपको बता दिया, ग्रीम, ग्रासमान, वर्ण, तालब्य और मूर्धन्य, ठीक है। आइए, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं मूलतः 3 हैं, लेकिन सामान्य रूप से 5 कही जाती हैं। कौन सा? तो पहला है अर्थ परिवर्तन के 3, मतलब 3 दिशाएं कही, 3 ही प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अर्थ परिवर्तन दिशाएं देखिए, आइए अर्थ परिवर्तन की दिशाएं देखते हैं, जो 5 हैं। अर्थ विस्तार 1, दूसरा अर्थ संकोच, तीसरा अर्थादेश, चौथा अर्थोत्कर्ष और 5वां अर्थापकर्ष, ठीक है। अर्थ विस्तार में उदाहरण देखेंगे, कुशल, प्रवीण, तैल, गौशाला, महाराज, गवेषणा, ये आदि जो है अर्थ विस्तार के उदाहरण है। अर्थ संकोच के उदाहरण देखिए, गौ, अश्व, मनुष्य, पृथ्वी, सांसद, जगत, वारिज, सर्प, पर्वत, मंदिर, सभ्य, श्राद्ध, वेदना, ये सब है अर्थ संकोच के, जहां पर अर्थ संकुचित हो जाता है। अर्थादेश न आ जाता, असुर, देवानाम, प्रिय, बौद्ध, बुद्ध, पाखंड, आकाशवाणी, साहस। अर्थोत्कर्ष का उदाहरण है मुग्ध, साहसी, साहस, करपट, कपड़ा, फिरंगी, गोष्ठ, गोष्ठी, सभ्य। अर्थापकर्ष का है जैसे जुगुप्सा, घृणा, महाराज और असुर इत्यादि, इसमें आता है, ठीक है ना। अर्थ को सीमित क्षेत्र से निकालकर विस्तार को प्राप्त कर लेना क्या है? अर्थ विस्तार। यथा प्रवीण, कुशल। अर्थ का संकुचित या सीमित हो जाना अर्थ संकोच कहलाता है। यथा मृग, सर्प, मंदिर, तर्पण। जैसे पहले, अब मृग माने हिरण, पहले क्या, अब देखिए अर्थ संकोच कर दिया, पहले जो इस प्रकार से चलते थे मृग की तरह, उन सबको मृग ही कहा जाता है। सर्प, पहले जितने रेंगने वाले होते उन सबको सर्प कहा जाता था, आज सर्प माने सिर्फ सांप हो गया, अर्थ संकोच कर दिए। एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना अर्थादेश है, जैसे असुर, वर, मौन, मुग्ध, साहस, गोष्ठी आदि उदाहरण अर्थोत्कर्ष के। शौच, महाराज आदि उदाहरण अर्थापकर्ष के। अर्थ परिवर्तन के कारण 24 हैं। भारूपीय परिवार की शाखाएं 10 हैं। ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता है। संस्कृत अवस्था का अपभ्रंश है। अवेस्ता, अवेस्ता का अर्थ है व्यवस्थित। भावातिरेक का उदाहरण है बेटी, बिटिया। विस्मीकरण का उदाहरण है काग, काक, काग। अर्थ विस्तार में गिना जाता है सभ्य, तैल, कुशल। शतम वर्ग की भाषा अल्बानी, भारत, ईरानी आदि। केंटुम वर्ग की भाषा ग्रीक, केल्टिक, हिटाइट, ये सब मैं बता चुका हूं। भर्तरी के अनुसार नाम स्फोट है भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं का काल विभाजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेना, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। काल विभाजन तो प्राचीन देखेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, तो यहाँ 1500 नहीं है, 2500 है। अब कहीं 1500 कहीं 2500 दिखता है, लेकिन 2500 ही मानिएगा, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। जो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, कहीं पे 25 कहीं 15 मिलता है, तो अभी तक दोनों कर लीजिए, बाद में मैं कंफर्म करूंगा, क्योंकि कई किताबों में ऐसा ही मिल रहा है, कहीं 2500 मिल रहा है, कहीं 1500। तो आइए देखिए, तो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका काल है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, मतलब इनका काल है क्या है, 1000 ईस्वी से वर्तमान तक, ठीक है। भारतीय भाषाओं के विकास को व्यक्त किया गया 3 युगों में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा युग जो है वैदिक युग जिसे कहते हैं 500 ईसा पूर्व तक, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा युग है 500 से 1000 ईस्वी, और आधुनिक आर्य
भाषा युग है 1000 से अब तक। भाषा और वाक में अंतर, तो देखेंगे भाषा और वाक के अंतर को देखिए। तो भाषा अस्थाई और सूक्ष्म होती है, भाषा अस्थाई और स्थूल होती है, स्थूल रूप होती है वाक। साध्य है भाषा, साधन है वाक, परारूप है भाषा, वैखरी रूप है वाक। किसका क्षेत्र विस्तृत होता है? भाषा का। किसका क्षेत्र अति संकुचित होता है? बोली का। अनाद निधना है भाषा, भाषा से उत्पन्न होती विभाषा। अभेद है भाषा, भेद युक्त है बोली। ठीक है, आइए। प्रकृति है भाषा, विकृति है बोली। वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, तो प्राचीन भारतीय 8 भाषाएं विकास के क्रम के अनुसार विभक्त हैं 2 भागों में, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को कहा जाता है वैदिकी छंदस छांदस, लौकिक संस्कृत को प्राय कहा जाता है संस्कृत, और इंग्लिश में क्लासिकल संस्कृत कहते हैं लौकिक को। वैदिक संस्कृत को में प्रयोग किया जाता है उदात्तादि स्वरों का, लौकिक संस्कृत में अभाव होता है उदात्तादि स्वरों का। वैदिक संस्कृत में स्वर हैं 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित, लौकिक संस्कृत में स्वर हैं 2 ह्रस्व और दीर्घ। वैदिक संस्कृत में प्रयोग है री स्वर का, लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता री स्वर का। वैदिक स्वर में प्रचुरता है शब्द रूपों की, लौकिक संस्कृत में प्रचुरता नहीं है शब्द रूपों की। वैदिक संस्कृत में धातुओं का परस्मय पद तथा आत्मनेय पद होने के संदर्भ में नहीं है कोई कठोर नियम नहीं है। ठीक है ना, कि कब परस्मय पदी होगा, कब कौन आत्मनेय पदी होगा। लेकिन लौकिक संस्कृत में इनके संदर्भ में कठोर नियम है, सबके लिए नियम है कि कब परस्मय पद कौन सी धातु होगी, कौन सी आत्मनेय पदी। वैदिक संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग हो सकता है किसी भी काल में, लौकिक संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग होता है भूतकाल में। वैदिक काल में अधिक लकार लेट लकार है, और लौकिक संस्कृत में 10 लकार है। लेट लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता, तो लेट लकार का प्राय प्रयोग होता है भूतकाल में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है आज भाषा विज्ञान का विषय रहा है, समाप्त हुआ। और हम लोग मिलते हैं जल्दी ही नए विषय के साथ। इसके कुछ टॉपिक मैं अलग से भी करवा दूंगा। ठीक है, ये तो 1 लाइनर है, एक मैं इसको विस्तृत रूप से करवा दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं हम लोग एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।